औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Friends and students, hope you are all in good health। आज हम स्टैटिस्टिक्स में सबसे बेसिक जो मेजर्स हैं उनको लेकर आए आपके लिए, जिनको कहा जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लेक्चर में हम देखेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स क्या होती हैं, फिर उनमें से अर्थमेटिक मीन को डिफाइन करेंगे, फिर अर्थमेटिक मीन, अनग्रुप और ग्रुप डाटा इसके लिए किस तरह से कैलकुलेट होता है ये आपको सिखाएंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपको दो डाटा सेट्स को कंपेयर करना है अर्थमेटिक मीन को यूज करते हुए, अच्छा जी, होता यह है कि जब हम डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा हो जाती है, फिर हम उसको एक फ्रीक्वेंसी टेबल की शक्ल में ले आते हैं। लेकिन हमारे लिए ये फ्रीक्वेंसी टेबल जो है ये काफ़ी नहीं होता, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, जिसमें लाइक हमें डिसीजन लेना होता है दो या दो से ज़्यादा डाटा सेट्स को कंपेयर करने के लिए। तो इस मकसद के लिए फिर हम कुछ मज़ीद मेजर्स की तरफ जाते हैं। उनमें से एक किस्म के मेजर्स जो हैं वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। अब क्योंकि हमें अब फ्रीक्वेंसी टेबल से आगे बढ़ना है, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी टेबल है उसको हम एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब वो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कहाँ से आएगी? वो आमतौर पे डाटा के सेंटर में लाई कर रही होती है। यानी जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज हैं उनको हम एवरेज वैल्यूज भी बोलते हैं, और ये आमतौर पे डाटा के सेंटर में लाई करती है। यानी इनकी जो टेंडेंसी है वो सेंटर की तरफ होती है, यानी ये यूजुअली सेंटर के अराउंड क्लस्टर हो रही होती है। लिहाजा इनकी जो इस टेंडेंसी है इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी का नाम देते हैं। अब जब इसी सेंट्रल टेंडेंसी को हम मेजर करते हैं, एक समरी वैल्यू बनाते हैं इसकी, तो अब इसको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का नाम दे देंगे। यानी ये वो समरी वैल्यू होगी, और ये समरी वैल्यू यूजुअली डाटा के सेंटर में हमें मिल रही होती है, तो उसकी मेजरमेंट फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं, और ऐसा बोलने की क्या वजह है? जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है ये एक जनरल पोजीशन है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो डिस्क्राइब करती है, और वो जनरल पोजीशन होती है सेंटर ऑफ द डाटा। यानी ये बताती है कि अगर आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को तलाश करना है तो डाटा के सेंटर की तरफ आप आए। यानी ये इंडिकेट कर रही है एक लोकेशन टूवर्ड्स द सेंटर, इसलिए इनको हम मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। ठीक। एवरेज, जैसे पहली स्लाइड में मैंने बात की कि हम जो हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल है उसको एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव देना चाहते हैं समरी वैल्यू की सूरत में। वो जो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको एवरेज कहा जाता है, और जाहिर है इसकी जो टेंडेंसी है वो सेंटर की तरफ है। आम रोजमर्रा जिंदगी में जब हम एवरेज का लफ्ज यूज करते हैं तो इसको अंडरस्टूड किया जाता है एज अर्थमेटिक मीन, लेकिन एवरेज एक जनरल टर्म है, इसके अंदर जो अर्थमेटिक मीन है उसकी सब टर्म है। एवरेज की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। एवरेज टर्म का इस्तेमाल जो है ये काफ़ी पुराना है, और पाइथागोरस के दौर से ये चला आ रहा है, और डिफरेंट पर्पसेस के लिए एवरेज की टर्म को इस्तेमाल किया जाता रहा है। दो अहम बातें एवरेज के बारे में जान लेना ज़रूरी है। एक, एवरेज जो होती है वो डाटा की रेंज के अंदर ही लाई करती है, यानी डाटा की मिनिमम और डाटा की मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान ही ये लाई करेगी। मिनिमम वैल्यू से ये कम नहीं हो सकती और मैक्सिमम वैल्यू से ये ज़्यादा नहीं हो सकती।
और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप डाटा की जो अरेंजमेंट है उसमें कोई तब्दीली ले आए, लेट्स से डाटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, या डिसेंडिंग ऑर्डर, उससे क्या होगा कि आपकी जो एवरेज है उसके अंदर कोई तब्दीली वाकया नहीं होगी, वो जिस तरह से है वो उसी तरह रहेगी। अब कॉमनली यूज एवरेज कौन सी, जैसे मैंने बताया कि एवरेज एक जनरलाइज चीज है, उसकी बहुत सारे सब मेजर्स होती हैं, उनमें अर्थमेटिक मीन सरफहरिस्त है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। आज हम बात करेंगे इनमें से अर्थमेटिक मीन क्या है। तो आइए जी अर्थमेटिक मीन को डिफाइन करते हैं। तो ये याद रखें कि ज्यादातर जब भी हम मेजर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं तो जो उनका अनग्रुप फॉर्मूला होता है उसके रेफरेंस से लेकर हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक मीन में हम करते क्या है, हम तमाम वैल्यूज को जमा कर देते हैं और उसकी तादाद पे आप डिवाइड कर देते हैं। फार्मूला इसके दो तरह से होंगे, अनग्रुप में और ग्रुप में। अनग्रुप में फार्मूला इसका यूं होगा, x1 प्लस x2 अप टू xn, x1 पहली ऑब्जर्वेशन प्लस दूसरी अप टू nth या लास्ट ऑब्जर्वेशन, इनका सम हो जाएगा जिसको हम समीशन x कहेंगे, और डिवाइडेड बाय n करेंगे, तो ये आपके पास अनग्रुप का अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ग्रुप डाटा में जब चलते हैं तो इसमें साथ फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी, f1 x1 पहली फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय पहली x वैल्यू, दूसरी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय दूसरी x वैल्यू अप टू सो ऑन एंड तक, और इस टोटल को हम समीशन fx का नाम देते हैं, और डिवाइड में जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम आ जाता है जिसको हम समीशन f कहते हैं। तो ये फार्मूला इसके ग्रुप डाटा का हमारे पास आ गया। एक अहम पॉइंट, अर्थमेटिक मीन जो होता है ये डाटा का बैलेंसिंग पॉइंट होता है, यानी यहाँ पे आके डाटा हमारा जो है वो बैलेंस होता है क्योंकि डाटा के सेंटर में लाई कर रहा होता है। कैलकुलेशन कैसे हो जी अनग्रुप में, अब ये देख लें कि अनग्रुप डाटा कौन सा है। ये ऐसा डाटा है जिसके अंदर सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही हैं और कोई फ्रीक्वेंसी काउंट वगैरह या कोई फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं बना, सिंपल आपके पास ऑब्जर्वेशन है। एग्जांपल देखें, जैसे ये हमारे पास डाटा है 4, 6, 8, 10, 12, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, इसमें कोई टेबल कोई फ्रीक्वेंसी क्लासेस वगैरह नहीं बनी हुई। तो सिंपली आपने क्या करना है, तमाम वैल्यूज को जमा करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना है एंड यू विल गेट अर्थमेटिक मीन। ग्रुप डाटा में आ जाएं, ग्रुप डाटा में हमारे पास बकायदा क्लासेस बनी होंगी लाइक दिस और फ्रीक्वेंसीज होंगी लाइक दिस। अब फार्मूला जैसे हमने पीछे देखा उसमें था समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। दो तरह के टोटल्स की हमें जरूरत है, समीशन एफ विच इज टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड समीशन एफ एक्स विच इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड मिड पॉइंट, यानी हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा समीशन एफ एक्स। देखिए जरा एक टेबल में, अब इसमें फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन है, ये एक्स वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और इसका तरीका ये है कि आप क्लासेस आपकी जो बनी है इसकी लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, 15 आ गया, इसी तरह सो ऑन आगे चलते जाएंगे आप, 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, 30 प्लस 40 डिवाइड बाय। अच्छा, बाज लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने शायद इसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना, फ्रीक्वेंसी से नहीं डिवाइड करना, आपने 2 से ही करना है हर बार क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक, अब इसके बाद एफ एक्स कैसे होगा, एफ की पहली वैल्यू 4 है, एक्स की पहली वैल्यू 15 है, मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, इस तरह 3 इंटू 25 75 एंड सो ऑन। एंड पे आपने कॉलम नंबर 2 का टोटल, की फ्रीक्वेंसी का टोटल, और इस कॉलम का टोटल जो समीशन एफ एक्स है हमारे पास आ गया। फार्मूला हम यूज करते हैं, समीशन एफ एक्स समीशन एफ पुट किया, ये हमारे पास इसका मीन एक्स बार 25.90 आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से ये ग्रुप डाटा में हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि आपने डाटा को, दो डाटा सेट या ज्यादा डाटा सेट्स हैं, इनको आपस में कंपेयर करना है ऑन द बेसिक ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब यहाँ पर अहम बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो क्या है,
दो डाटा सेट्स को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले डाटा की नेचर आपको मालूम होनी चाहिए। इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जितनी बड़ी वैल्यू हो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी मानी जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जितनी छोटी वैल्यू हो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी मानी जाए। इनको हम दो डिफरेंट एग्जाम्पल से एलेबोरेट करते हैं। देखिए जी, पहली एग्जाम्पल, दो प्लेयर्स हैं ए और बी क्रिकेट के, सेम नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने खेले हैं। पहला प्लेयर है उसकी एवरेज 45.34 है, दूसरे की 40.2 है। हम डिसीजन ये लेना चाहते हैं कि इनमें से अच्छा बैट्समैन या बेटर रन गेटर कौन है। तो देखें जरा, ए प्लेयर की एवरेज और बी प्लेयर की एवरेज। अब ये कौन सी सिचुएशन है, जितने ज्यादा जिसकी एवरेज होगी, यानी जो जितने ज्यादा रन बनाएगा उसकी एवरेज उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा एवरेज उसकी बढ़ेगी, और जाहिर है जिसकी एवरेज ज्यादा होगी वही बंदा जो है बेटर प्लेयर होगा। तो ये इस सिचुएशन में आ रहा है, द हायर द वैल्यू द बेटर इज द परफॉर्मेंस। तो इस कंपैरिजन में जो प्लेयर ए है वो जो है बेटर रन गेटर है। दूसरी सिचुएशन देखें, दो प्लेयर्स हैं ए एंड बी ऑफ क्रिकेट। अब ये बॉलर्स हैं, अब उनकी ये बॉलिंग एवरेज है। अब हम इनको कंपेयर करेंगे। तो अब बॉलिंग एवरेज क्या होती है कि एक बॉलर जो है ऑन एवरेज एक विकेट हासिल करने के लिए कितने रन्स देता है। तो जाहिर है जो कम रन्स देगा वही अच्छा बॉलर माना जाएगा। तो अब इस कंपैरिजन में जो प्लेयर बी है वो अच्छा बॉलर जाना जाएगा। और सिचुएशन क्या है, द स्मॉलर द वैल्यू द बेटर इज द परफॉर्मेंस। ठीक, अब दो तीन सिचुएशंस आपके सामने और आती हैं, तो आपको अगर ये बात समझ आ गई है तो आप वहां पे भी फैसला कर पाएंगे कि आपने इन दोनों रूल्स में से कौन सा रूल वहां पे यूज करना है। देखिए, आप एवरेज क्योर टाइम कंपेयर कर रहे हैं दो या उससे ज्यादा मेडिसिन का। क्या ख्याल है, कौन सी मेडिसिन बेहतर होगी? जी हाँ, बिल्कुल, जिसका जो मीन है कम होगा। दूसरी, आप कंपेयर कर रहे हैं एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स के। अब जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसकी एवरेज ज्यादा होगी, वही बच्चा जो है बेहतर माना जाएगा। कंपेयर कर रहे हैं दो डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं, और आप जो कंपैरिजन ले रहे हैं उसका रन टाइम, यानी वो प्रोग्राम रन होने में ऑन एवरेज कितना टाइम लगता है। तो कौन सा प्रोग्राम बेहतर होगा? जाहिर है जो आपको काम कम वक्त में करके दे। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं डेटा सेट्स को यूजिंग अरिथमेटिक मीन। जी, अगला टॉपिक जो प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसमें यानी इसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट 2, क्योंकि उसमें ज़रा ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो कम्प्लीटली ज़रा बेहतर तरीके से हम उसमें एलेबोरेट कर सकते हैं। तो दूसरे पार्ट के लिए आप लाजमी दूसरी वीडियो को देखिएगा।